निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कावेरी जल संकट पर कल रविवार को कर्नाटक में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक संपन्न होने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि आज हमने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बहुत ही शुरुआती चरण में विनियामक प्राधिकरण ने बैठक आयोजित की थी। आमतौर पर यह बैठक इस महीने के अंत में या अगस्त में आयोजित की जाती थी। शिव कुमार ने बताया कि उन्होंने फैसला किया है कि 1 टीएमसी पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास 30% पानी की कमी है। हम निगरानी समिति के समक्ष अपील करेंगे। वहीं बैठक के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति हर साल अगस्त में फैसला देती थी। उन्होंने इस साल जुलाई में भी यही फैसला दिया था। पिछले साल सूखा पड़ा था और इस साल भी हम इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 30% बारिश की कमी है। हम तभी पानी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त पानी हो। भाजपा नेता ने कहा कि यह बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो हम तमिलनाडु की मांग से ज्यादा पानी छोड़ सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 19 जुलाई को सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। एनटीए ने 7 जुलाई को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी और घोषणा की थी कि यदि परीक्षा के संचालन के बारे में छात्रों द्वारा उठाई गई कोई भी शिकायत सही पाई जाती है तो वह 15 से 19 जुलाई के बीच सीयूईटी यूजी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करेगा। इसलिए एजेंसी ने कल रविवार को पुनः परीक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया, लेकिन परिणाम की घोषणा पर चुप्पी साधे रखी, जो पहले से ही 2 हफ्तों से अधिक समय से विलंबित है और अंतिम उत्तर कुंजी अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है। कल रविवार को लखनऊ में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास ने इस साल के चुनावों में भाजपा की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले चुनावों के अपने वोट शेयर को बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन वोटों का स्थानांतरण हुआ और अब पराजित विपक्ष फिर से उछलकूद कर रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने यूपी में विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और 2014, 17, 19 और 2022 राष्ट्रीय और राज्य चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की। भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे मुहर्रम का जिक्र करते हुए कहा कि याद कीजिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थी और आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, लेकिन आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी। त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो अपने घर बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन मणिपुर से कोई न कोई छिटपुट हिंसा की खबर सामने आती रहती है और अब कल रविवार को भी मणिपुर के जिरीबाम जिले के मोंगबंग गांव से ऐसी ही एक खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर पुलिस के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद की पहचान बिहार निवासी 43 वर्षीय अजय कुमार झा के रूप में हुई। फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान के शहीद होने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में एक जवान के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। 3 घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि पिछले साल 3 मई को शुरू हुई हिंसा आज तक जारी है। एक राज्य पूरी तरह से बिखर चुका है। आखिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी नींद से कब जागेंगे। पूरे 46 साल बाद कल रविवार को पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले से तय शुभ मुहूर्त के अनुसार रविवार दोपहर ठीक 1:28 पर एक 11 सदस्यीय टीम अलंकारों की गिनती के लिए रत्न भंडार के अंदर गई। इस टीम में जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के 2 सदस्य, जिला, मंदिर प्रशासन
और सेवायतों के प्रतिनिधियों के अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के सदस्य थे। शाम को बाहर आने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी ने पत्रकारों को बताया कि आज केवल भारी रत्न भंडार में जमा आभूषणों को मंदिर के अंदर बने अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित किया गया और उसे सील कर चाबी जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमने जिला ट्रेजरी में रखे गए चाबी से भीतर रत्न भंडार में लगे 3 तालों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुले। इसलिए राज्य सरकार द्वारा हमें दिए गए SOP के अनुसार हमने ताले तोड़ दिए और अंदर प्रवेश किया। अंदर हमने कई संदूकें और अलमारियां देखी, लेकिन उन्हें खोला नहीं क्योंकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आज सारे आभूषणों का स्थानांतरण करना संभव नहीं था। इसलिए इस काम के लिए एक और दिन तय किया जाएगा और रत्न भंडार से सारे आभूषणों को स्थानांतरित करने के बाद उसकी मरम्मत की जाएगी। झारखंड के रांची में आयोजित RSS के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक कल रविवार को समाप्त हुई। बैठक में साल 2025 तक यानी RSS के 100 साल पूरे होने तक देश में संघ कार्यालय के विस्तार की योजना बनाई गई। बैठक की जानकारी देते हुए RSS के प्रमुख प्रचारक सुनील अम्बेकर ने बताया कि विजयदशमी 2025 यानी 100 साल पूरे होने पर RSS ने देश में संघ कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मंडल और शहरी क्षेत्रों में सभी बस्तियों में दैनिक शाखा के विस्तार का लक्ष्य रखा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में लोग सबसे ऊपर है। सभी दल अपनी अपनी बात लेकर जाते हैं और जनता ने उस पर अपना निर्णय दिया है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। मतदान धोखे से, जबरन या लालच से नहीं होना चाहिए। इसे रोकने के लिए कानून है जिनका सभी को पालन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वह अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कल रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उसने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है और डायबिटिक पेशेंट होने के कारण उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही। वहीं इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत को गुमराह करने और उन्हें जमानत दिलाने के लिए केजरीवाल के स्वास्थ्य पर बयानों को दोहराकर नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और असम की कलियाबोर सीट से सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए उपनेता, मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हीप और 2 सचेतकों यानी व्हीप के बारे में सूचित किया है। केरल से सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को चीफ व्हीप नियुक्त किया गया है और इसके अलावा मणिकम टैगोर बी और बिहार के किशनगंज के सांसद डॉक्टर MD जावेद को व्हीप नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल ने नए नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए लिखा कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियां लोकसभा में लोगों के मुद्दे को पूरी ऊर्जा के साथ उठाएंगी। CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रविवार शाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज सोमवार सुबह 11 बजे होगा। आपको बता दें कि नेपाल में राजनीतिक समीकरण बदलने से मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। दरअसल प्रचंड की सरकार KP शर्मा ओली की पार्टी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन उनकी पार्टी ने प्रचंड की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। इससे प्रचंड सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं रहा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली के दौरान अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मीडिया आउटलेट वॉशिंगटन एग्जामिनर को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अपना अगला जो भाषण देने जा रहे हैं वो ज़बरदस्त होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ये हमला नहीं होता तो ये अब तक के सबसे असाधारण भाषणों में से एक होता। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन की
नीतियों की आलोचना होती, लेकिन अब ईमानदारी से कहूँ तो अब ये बिल्कुल अलग भाषण होने जा रहा है। ये देश को एक साथ लाने का मौका है, मुझे ये मौका मिला है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में दिए जाने वाले भाषण को पूरी तरह नए सिरे से लिखा है। इसमें उन्होंने बाइडेन की आलोचना की बजाय एकता का संदेश देने पर फोकस किया है। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो फुटबॉल कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बता दें कि स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप जीता है। इससे पहले वह 1964, 2008 और 2012 में यूरो कप जीत चुका है। रविवार को बर्लिन में हुए फाइनल मैच में शुरुआत से ही स्पेन ने अपना दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने जमकर संघर्ष किया। इसके बाद दूसरे हाफ में स्पेन पहला गोल करने में कामयाब रहा। स्पेन के नेको विलियम्स ने 47वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। फिर इंग्लैंड के कोल पामर ने भी 73वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। खेल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, जिसके बाद 86वें मिनट में मैच का रुख उस वक्त पलट गया जब स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मिकेल ने गोल कर अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिलाई और ये अंतर मैच के खत्म होने तक बरकरार रहा। और इस हार के साथ ही इंग्लैंड का एक और बड़ा टूर्नामेंट, आपको बता दें कि 1996 के बाद इंग्लैंड की टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 T20 मैचों की सीरीज का फाइनल मैच कल रविवार को खेला गया। मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रनों से हरा दिया है और इस जीत के साथ भारत 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा करने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 125 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।